नमस्कार विद्यार्थियों, बिहार मैटर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा ये जो लेक्चर है, ये हमारी नेशनल स्कीम सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के सेशन में हम मुख्य रूप से एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो ये वो योजनाएं हैं जो बिहार की सरकारी परीक्षाओं जैसे कि बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बीएसएससी, एसआई और जितने भी टीचर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बेहद जरूरी हैं। हाँ, और आज हमारे सामने जो नोट्स और रिसर्च मटेरियल है वो मुख्य रूप से बिहार एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एग्जाम गाइड पर आधारित है। तो चलो इसे विस्तार से समझते हैं और आज का हमारा मिशन इन विस्तृत नोट्स के भीतर छिपे उन हाई यील्ड तथ्यों को बाहर निकालना है जो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये अप्रोच परीक्षा के लिए सबसे सटीक है, क्योंकि जब हम इन स्रोतों का विश्लेषण करते हैं तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। परीक्षार्थियों को ये समझना होगा कि एग्जामिनर इन योजनाओं पर इतने सवाल क्यों पूछते हैं। और इसका सीधा संबंध हमारी राज्य की डेमोग्राफिक प्रोफाइल से है। राइट। एकदम सही। बिहार के पास देश की सबसे युवा आबादियों में से एक है। ये एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन अगर इस युवा आबादी को सही शिक्षा और इंडस्ट्री के लायक कौशल नहीं मिला तो यही डिविडेंड एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन सकता है। और इसीलिए सरकार की नीतियां इसी दिशा में काम कर रही हैं। हाँ, और परीक्षकों का काम बस ये जांचना है कि आप जैसे भावी अधिकारियों को इस ग्राउंड रियलिटी की कितनी गहरी समझ है। देखिए, मुझे लगता है कि इस सामग्री को पढ़ते समय आप सभी को एक बहुत ही स्पष्ट परीक्षा फोकस रणनीति अपनानी चाहिए। बिल्कुल अपनानी चाहिए, क्योंकि नोट्स में दर्जनों योजनाएं हैं। राइट, और उनमें खो जाना बहुत आसान है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर योजना को कुछ तय पैमानों पर ही तौलें। जैसे कि योजना का लॉन्च ईयर क्या है, वो किस नोडल मिनिस्ट्री के तहत काम कर रही है, उसका टारगेट ग्रुप कौन है, और सबसे अहम बात, उस योजना का यूनिक फीचर क्या है। अगर इस फ्रेमवर्क में योजनाओं को डिकोड किया जाए तो परीक्षा में आने वाले ट्रिकी सवालों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र की योजनाओं का विश्लेषण करते हैं। हमारे स्रोत में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया गया है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम NEP 2020 भी कहते हैं। NEP 2020 ने तो मतलब पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया है। हाँ, दशकों से चली आ रही पुरानी 10+2 प्रणाली को हटाकर उसकी जगह 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। लेकिन एक सवाल जो कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या ये सिर्फ कक्षाओं को अलग-अलग हिस्सों में बांटने का एक नया तरीका है? मतलब पहले भी बच्चा 15 साल स्कूल में बिताता था, अब भी बिताएगा। फिर इसमें इतना क्रांतिकारी बदलाव क्या है? देखिए, अगर हम इसे व्यापार संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ नंबरों या गणित का खेल नहीं है। पुरानी जो 10+2 प्रणाली थी उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो खामी क्या थी? वो प्रणाली बच्चे की उम्र और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, यानी उसके मानसिक विकास को पूरी तरह नजरअंदाज करती थी। उसमें प्री स्कूलिंग या जो आंगनवाड़ी का सिस्टम है उसे फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा माना ही नहीं जाता था। अच्छा, तो जो नया ढांचा है वो इस कमी को दूर करता है। बिल्कुल। नया 5+3+3+4 सिस्टम इस बात पर आधारित है कि बच्चे का दिमाग अलग अलग उम्र में कैसे विकसित होता है। जो पहला 5 है वो फाउंडेशनल स्टेज है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग और क्लास 1 तथा 2 शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, क्योंकि पहली बार अर्ली चाइल्डहुड केयर को स्कूली शिक्षा के मुख्य ढांचे में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। एकदम सही। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा पुरानी व्यवस्था में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच जो एक लोहे की दीवार थी, ये नीति उसे भी गिराती है। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अब विषयों के चुनाव में बहुत लचीलापन होगा। हाँ, कोई छात्र फिजिक्स के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। ये रटंत विद्या से हटकर क्रिटिकल थिंकिंग की ओर जाने का एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन कागजों पर बनी इस शानदार नीति को असलियत में जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यहीं पर हमारे स्रोत में दी गई अगली योजना की एंट्री होती है, PM श्री स्कूल। सही कहा आपने। 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ये योजना NEP 2020 को लागू करने के लिए एक तरह से लेबोरेटरी या टेस्टिंग ग्राउंड की तरह है। और PM श्री का फुल फॉर्म है
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। राइट। और ये कोई नए स्कूल नहीं है, बल्कि ये मौजूदा स्कूलों को ही अपग्रेड करने की एक योजना है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्कूल एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करेंगे, मतलब अनुभव आधारित शिक्षा। गाइड में इस शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पढ़ाई सिर्फ ब्लैक बोर्ड और चौक तक सीमित नहीं रहेगी। अगर कोई छात्र साइंस पढ़ रहा है तो वो उसे अपने आसपास के पर्यावरण या किसी लोकल प्रोजेक्ट के जरिए अनुभव करके सीखेगा। लेकिन क्या देश भर में ऐसे कुछ हजार स्कूल बना देने से पूरी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आ जाएगा? देखिए, इस योजना का विजन सिर्फ उन कुछ हजार स्कूलों तक सीमित नहीं है। पीएम श्री स्कूल एक मेंटर की भूमिका निभाएंगे। वे अपने ब्लॉक या जिले के बाकी स्कूलों के लिए एक मॉडल का काम करेंगे। यानी अगर एक पीएम श्री स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और नए तरीके की पेडागोजी लागू होती है, तो आसपास के स्कूल भी उसी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाएंगे। बिल्कुल। ये एक तरह का ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसे शिक्षा मंत्रालय अचीव करना चाहता है। ये तो हुई नए विजन की बात, लेकिन जब हम प्रशासनिक ढांचे और फंड के मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारे नोट्स में एक और बेहद अहम योजना का जिक्र है, समग्र शिक्षा अभियान। हाँ, ये गवर्नेंस के स्तर पर बहुत जरूरी बदलाव था। 2018 में आई ये योजना असल में इसलिए लाई गई क्योंकि इससे पहले होता ये था कि प्राइमरी स्कूल के लिए अलग योजना चल रही है, हाई स्कूल के लिए अलग, और टीचर ट्रेनिंग के लिए कोई और ही फंड आ रहा है। ये बहुत ही बिखरा हुआ सिस्टम था। और ये बिखराव शिक्षा के बजट और उसके वास्तविक प्रभाव को कम कर रहा था। समग्र शिक्षा अभियान कोई नई योजना नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। तो इसमें किन योजनाओं का विलय किया गया? ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसमें 3 प्रमुख योजनाओं का विलय किया गया। पहली, सर्व शिक्षा अभियान, जो कक्षा 8 तक के लिए था। दूसरी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए था। और तीसरी, टीचर एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड स्कीम बना दी गई। हाँ, परीक्षा के नजरिए से ये मर्जर बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट है, और इसका असर ये हुआ कि अब शिक्षा को टुकड़ों में देखने के बजाय प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक एक निरंतरता के रूप में देखा जाता है। और इसके तहत स्कूलों में खेल के मैदान, लाइब्रेरी और लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अपग्रेडेशन पर भी खास फोकस किया गया है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इसका एक बहुत बड़ा पिलर है। शिक्षा क्षेत्र की ये योजनाएं एक मजबूत आधार तो तैयार करती हैं, लेकिन असल चुनौती तब शुरू होती है जब एक युवा स्कूल या कॉलेज से बाहर निकलता है। हमारे स्रोत में जो डेटा दिया गया है वो साफ दिखाता है कि केवल एकेडमिक डिग्री होने से रोजगार की गारंटी नहीं मिलती। भारत में फॉर्मल स्किल्ड वर्कफोर्स का प्रतिशत ऐतिहासिक रूप से बहुत कम रहा है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शिक्षा और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक छात्र ग्रेजुएशन तो कर लेता है, लेकिन उसे वो काम नहीं आता जो आज के बाजार को चाहिए। इसी गैप को भरने के लिए स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंटीग्रेशन का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्किल इंडिया मिशन का, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन की सबसे खास बात इसका प्रशासनिक ढांचा था। इसे लागू करने के लिए एक पूरा नया मंत्रालय ही बना दिया गया, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, जिसे हम MSDE कहते हैं। इससे पहले स्किल ट्रेनिंग अलग अलग मंत्रालयों में बटी हुई थी। बिल्कुल। और इस मिशन के तहत जो सबसे चर्चित और फ्लैगशिप योजना आई वो थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी PMKVY। 2015 में ही आई PMKVY का मुख्य काम युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना है। लेकिन अगर मैं एक क्रिटिक के नज़रिए से देखूं, तो क्या महज 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग से कोई व्यक्ति इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह तैयार हो सकता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। अक्सर हम देखते हैं कि इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद भी प्लेसमेंट के आंकड़े उतने उत्साहजनक नहीं होते हैं जितना दावा किया जाता है। क्या ये योजना सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने तक सीमित नहीं रह गई है? देखिए, स्रोत सामग्री भी इस चुनौती की ओर इशारा करती है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोई इंजीनियरिंग डिग्री का विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य उन ड्रॉपआउट्स या बेरोजगार युवाओं को एक एंट्री लेवल स्किल देना है, जिससे वे कम से कम बाजार में कदम रख सकें। एक बेसिक शुरुआत मिल सके। हाँ, लेकिन PMKVY का जो सबसे मजबूत और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला पहलू है, वो है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जिसे RPL कहते हैं। हाँ, गाइड में RPL पर एक पूरा सेक्शन है। ये वाकई एक मास्टर स्ट्रोक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल है। अगर हम बिहार जैसे राज्य का उदाहरण लें, तो वहाँ ऐसे लाखों कारीगर हैं
चाहे वे मधुबनी पेंटिंग करने वाले कलाकार हों, भागलपुर के बुनकर हों या फिर पारंपरिक बढ़ई और राजमिस्त्री हों। सही कहा। उनके पास पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर है जो उन्होंने किसी कॉलेज में नहीं बल्कि अपने उस्ताद या परिवार से सीखा है। और समस्या ये थी कि फॉर्मल इकोनॉमी में इस हुनर की कोई कीमत नहीं थी, क्योंकि उनके पास कागज पर कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं था। बिना सर्टिफिकेट के ना तो उन्हें बैंक से लोन मिल सकता था और न ही किसी बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी। और आरपीएल इसी समस्या को सुलझाता है। एकदम सही। इसके तहत एक सरकारी असेसमेंट एजेंसी आती है, उस व्यक्ति के हुनर का टेस्ट लेती है और अगर वो पास हो जाता है तो उसे सरकार की तरफ से एक आधिकारिक स्किल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है। ये उसे इनफॉर्मल सेक्टर से निकालकर फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना देता है। इसके बाद वो लोन ले सकता है, अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो ये सिर्फ स्किलिंग नहीं है, ये एक तरह का सोशल रिकॉग्निशन भी है। अब कौशल विकास की ही एक और योजना की बात करते हैं जो 2016 में आई, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, जिसे नैप्स कहते हैं। नैप्स। आरपीएल जहां उन लोगों के लिए था जिनके पास पहले से हुनर है, वहीं नैप्स उन युवाओं के लिए है जिन्हें एकदम स्क्रैच से काम सीखना है, लेकिन क्लासरूम में नहीं, सीधे फैक्ट्री या ऑफिस में जाकर। यानी अप्रेंटिसशिप। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। कोई भी कंपनी किसी ऐसे युवा को अपने यहाँ क्यों रखेगी जिसे काम नहीं आता? जाहिर सी बात है, कंपनी को उसे सिखाने में समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा। आमतौर पर इंडस्ट्री चाहती है कि उसे बना बनाया टैलेंट मिल जाए। तो फिर एम्प्लॉयर्स इन अप्रेंटिसेस को रखने के लिए कैसे तैयार होंगे? नैप्स योजना इसी झिझक को दूर करने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इस योजना के जरिए एक फाइनेंशियल इंसेंटिव मॉडल तैयार किया है। वो मॉडल कैसे काम करता है? सरकार एम्प्लॉयर से कहती है कि आप युवाओं को अप्रेंटिस के तौर पर रखिए, उन्हें स्टाइपेंड दीजिए और उस स्टाइपेंड का 25% हिस्सा एक तय सीमा तक हम रीइंबर्स करेंगे। इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग की लागत भी सरकार उठाती है। अच्छा, तो इससे कंपनियों को नए लोगों को काम सिखाने का एक वित्तीय प्रोत्साहन मिल जाता है। बिल्कुल, ये इंडस्ट्री और युवा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। युवा को ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है और कंपनी को कम लागत में एक ऐसा वर्कर मिल जाता है जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकती है। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी डिजाइन है। अब जब हम इस पूरे लर्निंग और ट्रेनिंग इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिजिटल तकनीक के रोल को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी माइटी के तहत शुरू हुई डिजिटल इंडिया पहल ने शिक्षा क्षेत्र में एक मूक क्रांति ला दी है। हमारे इस स्रोत में इसके 2 मुख्य एजुकेशन पोर्टल्स का प्रमुखता से जिक्र है, स्वयं पोर्टल और दीक्षा प्लेटफॉर्म। स्वयं पोर्टल तो वास्तव में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचिए, बिहार के किसी सुदूर गांव में बैठा एक छात्र जिसके पास शहर के महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने के पैसे नहीं हैं, वो स्वयं पोर्टल के जरिए सीधे आईआईटी या आईएम के प्रोफेसर्स के वीडियो लेक्चर्स देख सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। और दीक्षा प्लेटफॉर्म ने स्कूली शिक्षा में जो भूमिका निभाई है वो हमने कोविड महामारी के दौरान देखी थी। दीक्षा का वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। आज अगर आप एनसीईआरटी या राज्य बोर्ड की किताबें देखें तो उनमें क्यूआर कोड छपे होते हैं। छात्र उस कोड को स्कैन करके सीधे उस चैप्टर से जुड़े इंटरैक्टिव वीडियो और असेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। ये डिजिटल एकीकरण हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की पहुंच को कई गुना बढ़ा देता है। अब इन तमाम राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही अहम सेक्शन आता है। गाइड के आखिरी हिस्से में इन सभी योजनाओं को बिहार के विशिष्ट परिस्थितियों के साथ जोड़ा गया है। और ये वो हिस्सा है जहां से स्टेट स्पेसिफिक सवाल बनते हैं। यहाँ ये सवाल उठता है कि ये राष्ट्रीय योजनाएं बिहार के संदर्भ में इतनी प्रासंगिक क्यों हो जाती हैं? क्योंकि अगर हम राज्य के आर्थिक परिदृश्य को देखें तो बिहार लंबे समय से पलायन या माइग्रेशन की समस्या से जूझ रहा है। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। और स्रोत के अनुसार इसका मूल कारण सिर्फ उद्योगों की कमी नहीं है, बल्कि स्किल्स मिसमैच भी है। एकदम सटीक बात। अगर राज्य में मखाना प्रोसेसिंग, लीची पैकेजिंग या टेक्सटाइल के छोटे उद्योग लगाए भी जाएं और स्थानीय युवाओं के पास वो विशिष्ट कौशल ना हो, तो फिर से बाहर से ही वर्कफोर्स बुलानी पड़ेगी। इसीलिए पीएमकेवीवाई और नैप्स जैसी योजनाओं का बिहार में आक्रामक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। और परीक्षाओं में अक्सर यही कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि भारत सरकार की अमुक योजना को बिहार का कौन सा विभाग नोडल एजेंसी के रूप में लागू कर रहा है, या बिहार कौशल विकास मिशन के तहत
कौन से विशेष प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और यही वो जगह है जहां परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी को थोड़ा और सूक्ष्म करना होगा। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के डेटा को रट लेना काफी नहीं है, यह समझना होगा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार में कितने नए स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, या डिजिटल इंडिया के तहत राज्य के कितने स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे लेक्चर को समेटे और परीक्षा के लिए एक त्वरित हाई यील्ड रिवीजन करें, तो कुछ चीजें आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि NEP 2020 का 5+3+3+4 ढांचा, 2022 का PM श्री स्कूल प्रोजेक्ट जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और मेंटरशिप पर टिका है, 2018 का समग्र शिक्षा अभियान जो 3 पुरानी योजनाओं का विलय है। और कौशल विकास की ओर आएं तो 2015 का स्किल इंडिया मिशन और PMKVY, जिसका सबसे खास फीचर रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी RPL है। 2016 की राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना जो स्टाइपेंड शेयरिंग के जरिए इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है, और 2015 का डिजिटल इंडिया कैंपेन जिसके तहत स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। मंत्रालयों को याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर कौशल विकास मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के बीच का अंतर। ये समरी निश्चित रूप से नोट्स को कंसोलिडेट करने में बहुत मदद करेगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जिन भी योजनाओं का विश्लेषण किया, चाहे वो स्किल इंडिया हो या नई शिक्षा नीति, वे सभी 2015 से 2022 के बीच के विजन पर आधारित हैं, जिनका मुख्य लक्ष्य आज के उद्योगों के लिए युवाओं को तैयार करना है। राइट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन पूरी दुनिया के जॉब मार्केट को अभूतपूर्व तेजी से बदल रहे हैं। जो कोडिंग या डेटा एंट्री का काम आज एक स्किल माना जाता है, हो सकता है 2030 तक AI उसे पूरी तरह रिप्लेस कर दे। ये बहुत ही डरावना और साथ ही एक बहुत ही वास्तविक विचार है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे ये मौजूदा प्रशिक्षण ढांचे और सरकारी योजनाएं इतनी फ्लेक्सिबल हैं कि वो भविष्य के उन कौशलों को सिखाने के लिए पर्याप्त तेजी से खुद को ढाल पाएं जिनकी 2030 या उसके बाद के उद्योगों को जरूरत होगी? क्या हम उन जॉब्स के लिए युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं जो अगले 10 सालों में शायद अस्तित्व में ही ना रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नीति निर्माताओं को लगातार अपडेट करते रहना होगा। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इस पूरे विषय को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा ने आपको इन स्रोत सामग्रियों और भारी भरकम नोट्स को समझने का एक नया और बेहतर नजरिया दिया होगा। परीक्षा की तैयारी सिर्फ तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है, बल्कि डॉट्स को कनेक्ट करने के बारे में है। और जो उम्मीदवार इन डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाता है, उसके लिए कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं होती। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का बार बार रिवीजन करते रहें। तो इसी के साथ हम बिहार मैटर्स के आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी नेशनल स्कीम सीरीज के अगले मॉड्यूल में हम कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक अपनी तैयारी को इसी तरह धार देते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।